दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्निंग पर शेयर्स के बारे में। बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस होता है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इसे कैसे यूज करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम पे इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो यही सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर्स। अर्निंग पर शेयर्स एक फिक्स टाइम इंटरवल में कंपनी आपको कितना पर शेयर प्रॉफिट बना के दे रही है, एक नंबर होता है। मतलब अगर कोई कंपनी का ईपीएस 20 रुपए का है, 20 है, तो वो समझना चाहिए हमें कि वो फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लो 1 साल में या फिर 2 साल में या फिर 3 साल में, उस कंपनी का ईपीएस 20 रुपए है। मतलब वो कंपनी हर साल आपको 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट बना के दे रही है। या अगर ईपीएस इंक्रीज होता जाता है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर ईपीएस डाउन होता जाता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है, ऐसा माना जाता है। अब इसका अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आता है। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम को आप अगर प्रेफर्ड डिविडेंड के साथ माइनस करोगे और उसको एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ डिवाइड करोगे तो आपको ईपीएस की वैल्यू पता चलती है। इसे एक एग्जांपल से देखेंगे हम। मान लो नेट इनकम किसी कंपनी का 200 करोड़ का है और प्रेफर्ड डिविडेंड जो है वो 10 करोड़ रुपए का है। उसके एवरेज आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है वो भी 10 करोड़ है। तो इसे हम इस वैल्यू को हम अगर फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 रुपए ईपीएस मिलेगा। मतलब उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 19 रुपए। अब कंपनी को डिविडेंड यहाँ पे देना मैंडेटरी या फिर ऑब्लिगेशंस नहीं रहता है कि आपको डिविडेंड देना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप डिविडेंड अगर नहीं पकड़ते हैं, किसी कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं दिया है, तो वो क्या करते हैं, नेट इनकम को आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आपको उनका ईपीएस मिल जाता है। अगर ऐसा करते हैं, इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो इसका जो ईपीएस निकल के आता है वो 20 रुपए का निकल के आता है, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। अब इसके आगे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ईपीएस जो है वो एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स से इनवर्स रिलेशन रखता है। मतलब अगर शेयर्स बढ़ जाएंगे, किसी कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे तो उसका ईपीएस डाउन हो जाएगा, और कंपनी के शेयर्स अगर घट जाएंगे तो ईपीएस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशन रहता है शेयर्स के बीच में और अर्निंग पर शेयर के बीच में। इसे एक एग्जांपल से हम अगर देखेंगे तो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां जो है वो बायबैक करती है, जो अपने शेयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज से बायबैक करती है। आपने बहुत सुना होगा कि बायबैक ऑफर आ रहा है, बायबैक ऑफर आ रहा है, तो वो एक सर्टेन प्राइस पे कंपनी बायबैक ऑफर करती है। तो बायबैक ऑफर करने के पास क्या होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो बढ़ जाते हैं। वो कंपनी के शेयर्स बढ़ने के बाद ईपीएस उनका जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है। इसी के साथ अगर कोई कंपनी ओएफएस लेके आती है, मतलब ऑफर फॉर सेल, अपने शेयर्स वो बेच रही है, मार्केट में आके बेच रही है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, उनके टोटल आउटस्टैंडिंग के शेयर्स कम हो जाते हैं और अर्निंग पर शेयर उनका बढ़ जाता है। तो ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में काम करते हैं। अगर हर कोई कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए ईसॉप्स इशू करती है और उनके जो हाई इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके लिए वारंट्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू करती है। अब जब भी ये ईसॉप्स और वारंट और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज वापस लेने का वक्त आता है तो उसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर शेयर्स में ऐड हो जाएंगी तो टोटल आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे इंक्रीज दिखाई देगा। आपको टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है अर्निंग पर शेयर्स पे, क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ईपीएस अपने आप वहां पे कम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे करना होता है, नॉर्मल आउटस्टैंडिंग शेयर जो आपके पहले से एवरेज आउटस्टैंडिंग या फिर नॉर्मल आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है, उसमें आप कन्वर्टेबल शेयर्स जो भी ये ईसॉप्स और वारंट और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आपने वापस ली है, जिसको शेयर्स में आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसको आपको ऐड करना होता है नॉर्मल आउटस्टैंडिंग के साथ। इसे अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो नेट इनकम 200 करोड़, पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे नेट इनकम उनका 200 करोड़ है, डिविडेंड वो 10 करोड़ का दे रहे हैं और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर उनके 10 करोड़ के हैं। अब कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज है, कन्वर्टेबल जो शेयर्स उन्होंने किए हैं वो 3 करोड़ के किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज आउटस्टैंडिंग में 3 करोड़ शेयर बढ़ गए। तो अगर ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे तो 200 करोड़ का नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड 10 करोड़ का डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस कन्वर्टेबल शेयर्स, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे हमको डिवाइड करना है। तो ईपीएस कितना निकल के आता है यहाँ पे 14.61।
तो यहाँ पे शेयर्स बढ़ गए और ईपीएस कम हो गया। जैसे ही ओएफएस आएगा और शेयर्स कम हो जाएंगे, ईपीएस अपने आप से यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब ये यूसेज कहाँ पे करना है? नॉर्मली इन्वेस्टर जो रहते हैं वो हाई ईपीएस की कंपनीज को प्रेफर करते हैं। मतलब उनका मानना ये होता है कि कंपनी का ईपीएस अगर अच्छा है, ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है, तो वो कंपनी बाय करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं दोस्तों। एक साल का ईपीएस आप कभी भी कंसीडर मत करना, क्योंकि एक साल में कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या बहुत कम भी प्रॉफिट हो सकता है। तो सिर्फ एक साल के एनालिसिस के ऊपर ईपीएस का डिसीजन आप मत लेना। कम से कम यहाँ पे आपको 3 से 5 साल तक का ईपीएस देखना पड़ेगा। अगर 3 से 5 साल तक का ईपीएस अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी चाहिए। ये हमारा सजेशन है। हमेशा अगर कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, पहले साल के मुकाबले दूसरे साल अच्छा है, दूसरे साल से तीसरे साल अच्छा है, तीसरे साल से चौथे साल अच्छा है, ऐसा अगर आपको इंक्रीजिंग ग्रोथ कंपनी में दिखाई दे और ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो वो कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, ऐसा माना जाता है। तो ये था वीडियो दोस्तों ईपीएस के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।